इससे पहले हमने पीरियडिक टेबल क्लास 10 के लिए पहला भाग हम पढ़े थे और आज उसका आखिरी भाग हम पढ़ेंगे। और इस भाग में हम ज़्यादातर मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। और हमने इससे पहले क्या क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये कैसे शुरू हुआ, हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल ये शुरू कैसे हुआ और इसका बनावट में डोबेनियर से लेकर न्यूलैंड और होकर मेंडेलीव होकर मोस्ली तक कैसे पहुंची। और ये वीडियो में हम पीरियडिक टेबल को बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सुभाष सर्स क्लासेस। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब हमारा दुनिया में सारे एलिमेंट्स 60 और 70 से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो गए, तब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का ज़रूरत बढ़ गया। और ये ज़रूरत तब तक नहीं था जब तक पूरा दुनिया मेटल और नॉन मेटल के बीच में बट गई थी। मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, इन तीनों के अलावा और कुछ भी था। कई एलिमेंट्स एसिड्स बनाने लगे और कई अल्कालीज या बेसेस बनाने लगे। तो एसिड्स और बेसेस, मेटल्स, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ये सारे एलिमेंट्स कैसे रखा जाए ताकि किसी भी बिगिनर को, किसी भी जो ये चैप्टर में जो नया हो उसको ये बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाए। इसीलिए ये जो पीरियडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, इसमें थोड़ा साइंटिफिकली अरेंज्ड, कुछ अच्छा तरह अरेंज किया गया ये एक टेबल है, जिसमें हम अगर बाएं से दाएं ओर पढ़ेंगे, लेफ़्ट से राइट के ओर जाएंगे, हमें कुछ ज्ञान मिलेगा। पीरियडिक टेबल बाएं से दाएं तक जो पीरियड वाइज जब हम जाएंगे, अगर हम लेफ़्ट से राइट तक जाते रहेंगे तो पीरियडिक टेबल कुछ कहता है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं कुछ और कहता है। जब डायगोनली जाते हैं तब कुछ और कहता है। जब हम डायगोनली दिखते हैं तब कुछ कहता है। जब उसका वाइड्थ के बारे में सोचते हैं कि इसका चौड़ाई कितना है, लेंथ कितना है और ये लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है, तभी ये कुछ ना कुछ कहता रहता है। तो पीरियडिक टेबल को आज हम वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे और हॉराइजॉन्टली यानी बाएं से दाहिने हम पढ़ेंगे। और थोड़ी बहुत ये डायगोनल एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10th क्लास का सिलेबस के मुताबिक होनी चाहिए। इसलिए हमें इसका उस हिस्सा को हम कवर करेंगे जो बिल्कुल 10th एनुअल में काम में आने वाला है। और हम वो बात नहीं करेंगे जो आगे जाकर आपको 11th या 12th में इसका काम में आ जाता। तो आज हम 10th के लिए पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या था, क्या क्या फीचर्स था। पहला बात है, ये कितने एलिमेंट्स के लिए बनाया गया था। ये इसमें ऐसे 4 पार्ट्स क्यों है? बीच वाला चीज़ लंबा है और इसमें उसका ऊंचाई कम है। दाहिने वाला बिल्कुल स्क्वायर साइज है, बाएं वाला बिल्कुल लंबा है, ऊंचाई ज़्यादा है, और नीचे वाला बिल्कुल चौड़ाई में ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई में बहुत कम है। इन चारों को हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक कहते हैं। तो एस पी डी एफ का मतलब क्या होता है? एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी सबसेल होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये पीरियड्स क्या होती है और ये ग्रुप्स क्या होती है। पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट हॉराइजॉन्टली जो लाइंस खींचा हुआ है, जो कॉलम्स, जो रोज है, ये सारे होते हैं पीरियड्स। हर पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे इसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूला का नाम होता है हॉर्न्स रूल। हॉर्न साहब जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये निकाला, एक फार्मूला निकाला कि किसी भी पीरियड में, किसी भी सेल में कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं। उनका फार्मूला था 2n²। 2n² में n क्या है? n को कहते हैं 11th और 12th में आपको पढ़ना होगा।
वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितने जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये आगे जाकर आप पढ़ोगे। लेकिन अब हमें जो इन चार जो क्वांटम नंबर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। क्वांटम नंबर क्या है ये अगला चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी हमें पता चलना चाहिए कि किसी सेल में या किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। किसी एटम के 2 हिस्सा होती है, अंदर वाला अंदरूनी हिस्सा जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको चारों ओर जो प्रोडक्शन करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एटम का 2 हिस्सा होता है, अंदरूनी हिस्सा को हम कहते हैं न्यूक्लियर इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट और बाहरी हिस्सा को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज और मास रहता है, उधर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो गुट बनाए हैं वो न्यूक्लियस, वो बहुत छोटा सा जगह लेता है, लेकिन एटम का जो दुनिया बहुत बड़ा है। अगर एटम हमारा अर्थ के तरह बहुत बड़ा होगा तो किसी छोटा सा शहर जैसा होगा उसका न्यूक्लियस। रदरफोर्ड साहब ने ये निकाले थे कि एटम के अंदर बहुत सारे खाली जगह है। इसका मतलब है उसका जो नाभि जो है, उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा सा जगह लेता है और बाकी सारा खाली पड़ता है, और उस खालीपन में, उस खाली जगह में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं? अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा घूमेंगे? अगर 8 होंगे, 18 होंगे, 32 होंगे तो वो रहेंगे कैसे? उनका सजावट कैसे होगा? अरेंजमेंट कैसे होगा? इसके लिए हम पहले शुरू करते हैं हॉर्न्स रूल से। हॉर्न्स ने बताया कि किसी सेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सेल क्या होती है? एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूमते रहते हैं। तो एटम अगर स्फीयरिकल होता है, ये न्यूक्लियस है, तो उसका पहला जो है ऑर्बिट, पहला जो कक्ष होता है उसको कहते हैं हम K सेल। उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं, दूसरा सेल जो है वो L सेल, तीसरा जो होता है वो होता है M सेल, और चौथा जो होता है वो होता है N सेल। ये छोटा से बड़ा होता रहता है। सबसे छोटा सेल को K सेल कहते हैं। सेल्स जो होते हैं K, L, M और N, इनके साथ एसोसिएटेड हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके नंबर्स, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इसका नंबर होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4। अगर ये वैल्यू n होता है तो n² क्या होगा? n² होगा 1, 4, 9 और 16। और 2n² क्या होगा? 2n² होगा 1 × 2, 2, 4 × 2, 8, 9 × 2, 18 और 16 × 2, 32। सो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, L सेल में 8, M सेल में 18 और N सेल में 32। ये जो है ये रह सकते हैं। इसका मतलब रहा कि 4 सेल्स हैं, लेकिन एक पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। अगर K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब K सेल वाली एलिमेंट यहाँ सिर्फ एक है, यहाँ 2 एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल लेफ्ट में हाइड्रोजन है, बिल्कुल राइट में हीलियम है, और सिर्फ 2 एलिमेंट्स से पहला पीरियड ख़त्म। पहला पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये रहा K सेल। दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड में हम इधर 2, इधर 6, इधर 2, इधर 6, ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एलिमेंट्स हमें मिलती है। तो ये 8 एलिमेंट्स वाले जो सेल्स होते हैं ये होते हैं L सेल। मतलब हमें 2 L सेल्स प्राप्त है, L1, L2 हम इनको नाम दे देते हैं। और उसके आगे यहाँ S ब्लॉक में 2, D ब्लॉक में 10 और P ब्लॉक में 6, कुल मिलाकर 2, 10 और 6, 18 एलिमेंट्स होते हैं। और ऐसे 18 एलिमेंट का 2 पीरियड होती है, चौथा और 5वां पीरियड्स। और इसमें हमें मिलता है 18 एलिमेंट का 2 पीरियड, इसलिए उनको हम कहते हैं M और M। तो M1 और M2, 2 M सेल्स होती है। और आखिर जो 2 सेल्स होते हैं, इधर तो 18 रहते हैं, लेकिन बाकी जो
हर पीरियड में जो 14 एलिमेंट्स जो रहना चाहिए था, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए उनको नीचे रखा गया है। ए ब्लॉक में 14 इंटू 2 28 एलिमेंट्स होते हैं, 28 एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो 14 एलिमेंट्स और ये 18 एलिमेंट्स कुल मिलाकर 32 एलिमेंट्स होते हैं। ये 32 एलिमेंट वाली जो होता है सेल, उसको एन सेल कहते हैं। तो N1 और N2, तो कुल मिलाकर हमें 7 पीरियड मिलता है। इन 7 पीरियड में जितने एलिमेंट्स रह सकते हैं उनका संख्या है 2, 8, 18 और 32। और हम पीरियडिक टेबल में ये देखते हैं कि एक ऐसा पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सो उससे हम के सेल कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम 2 और पीरियड्स हैं, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड, जहां हमें 2 और 6 मिलकर 8 एलिमेंट्स होते हैं। और उसके आगे जो अगला 2 पीरियड, चौथा और 5वां पीरियड है, उधर हम देखते हैं कि 2, 10 और 6 मिलकर 18 एलिमेंट्स का ये 2 पीरियड है। तो ये रहा हमारा एम सेल्स। और आखिर जो होता है ये 2, 10, 6 और 14 ये मिलकर 32 का 2 पीरियड्स होते हैं। तो इसलिए ये रहा एन सेल्स। तो कुल मिलाकर 7 पीरियड्स हैं, उसमें 1 के सेल, 2 एल सेल्स, 2 एम सेल्स और 2 एन सेल्स। तो एल, एम, एन का 2 सेल्स होते हैं और के का सिर्फ 1 सेल होता है। तो कितने एलिमेंट्स कुल मिलाकर रहते हैं इसमें? के सेल में हम ये देखते हैं कि के सेल में 2 एलिमेंट्स रह सकते हैं, एल सेल में 8 हो सकते हैं और 2 एल सेल्स है, इसलिए 2 इंटू 8 16। तो यहाँ 16 एलिमेंट रह सकते हैं। यहाँ एम सेल में 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो 18 2 सेल में 36 एलिमेंट रह सकते हैं। और एम सेल में, एन सेल में 32 रह सकते हैं। तो 32 और गुना 2 ये 64 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एन सेल में 64, एम सेल 2 होते हैं इसलिए 36, ये मिलकर हो गए 100। और एल सेल में 2 एल सेल में 16 और के सेल में 1, 2, ये मिलकर 18 हो गए। तो कुल मिलाकर 118 एलिमेंट हो सकते हैं। तो 118 में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 2 एल सेल में 16 एलिमेंट्स हैं, चौथा और 5वां में 36 एलिमेंट हैं, छठा और 7वां में 64 एलिमेंट हैं। कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला जो एलिमेंट्स है, पहला जो सेल, दूसरा जो सेल, अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो पहला सेल में 2 एलिमेंट्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होनी चाहिए हीलियम का। दूसरा में 8 हैं, तो 2 और 8 मिलकर 10, तो इसका नंबर 10 में आएगा, एटॉमिक नंबर 10 होगा। उसके आगे फिर 8 है, तो ये होगा 18। उसके आगे ये 18 एलिमेंट्स का है, 18 और 18 मिलकर 36। उसके आगे फिर 18 है, 36 और 18 मिलकर 54, 54। और उसके आगे 32 का 2, 54 और 32 मिलकर 86, और 86 और 32 मिलकर 118। तो हमें अभी मिल गया कि आखिर जो एलिमेंट्स होता है हर पीरियड में उनका ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए। ये अगर हम याद रखें कि के सेल 1 होती है, एल सेल 2 होते हैं, एम सेल 2 होते हैं और एन सेल 2 होते हैं, तो हम इसको 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 + 32 ऐसे ही हम बना पाएंगे कि 2 और 8 मिलकर 10, फिर 8 18, फिर 18 36, फिर 18 54, फिर 32 86, फिर 32 118। तो आखिर एलिमेंट का नंबर हमें पता हो गया। अभी अगर ये 2 है तो पहला वाला तो 1 होनी चाहिए, ये अगर 2 है तो उसके आगे ये तो 3 होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ 8 बढ़ते हैं तो 3 और 8 मिलकर 11 यहाँ होना चाहिए। और यहाँ क्योंकि ये 18 एलिमेंट होते हैं और ये पीरियड में 8 है, इसलिए ये 11 और 8 मिलकर 19 होगा। और ये पीरियड में 18 होते हैं तो 19 और 18 ये 37 होगा।
और ये पीरियड में भी 18 हैं, तो 37 और 18 मिलकर 55 होगा, और 55 में ये 32 है, इसलिए 87 होगा। तो हम सात पीरियड का पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये याद रखना होगा कि ये एलिमेंट का बाद में आता है ये, तो 1 जोड़ना होगा। ये 10 है, ये 11 है, ये 18 है, ये 19, ये 36, ये 37, ये 54, ये 55, ये 86 और ये 87। इस तरह हम पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का ले सकते हैं, उनका एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। इसके लिए हमें कोई याद रखने का ज़रूरत नहीं है। 10 तक हमें 30 एलिमेंट का, 1 से 30 तक एलिमेंट का याद रखना पड़ता है। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, और पहला जो एलिमेंट्स होता है ये होता है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट इधर होता है ये होता है हीलियम, तीसरा जो होता है ये होता है लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ नियन, और ये होता है सोडियम, ये मैग्नीशियम, यहाँ होता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये होता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। 19 में होता है पोटासियम, यहाँ कैल्शियम, यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। आपको यहाँ तक याद रखना होगा। इसको याद कर लीजिए कि ये 30 एलिमेंट का नाम क्या होता है, हर एक का क्या होता है। ये 5 है तो ये 6 होगा, ये 3 और 4 तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे ही 11, 12, इसके बाद ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 19 और 20, यहाँ 21 से 30 तक आएगा। तो ये 30 एलिमेंट को आपको याद रखना होगा। इसके आगे हम जाएंगे पीरियड टेबल में और क्या क्या है। हमें अभी हॉरिजॉन्टली इसको बाएं से दाएं ओर जाने पर हमें क्या मिलता है, हर एटम का एटॉमिक नंबर हमें मिल जाता है। हर एटम का, हर पीरियड का आखिर में और पहले में क्या क्या एलिमेंट्स हैं और उनका एटॉमिक नंबर क्या है हमें पता चल गया। इसके आगे हम जाएंगे ऊपर से नीचे और क्या क्या है। हम देखते हैं कि एस ब्लॉक में 7 एलिमेंट्स होते हैं और 2 ग्रुप्स हैं। तो 2 ग्रुप्स में 7 और 7, 2 × 7, 14 एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ तो 13 एलिमेंट्स हैं, ये 7 और ये 6, 13। तो यहाँ का एलिमेंट गया कहाँ, वो एलिमेंट होना चाहिए दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट मतलब हीलियम। हीलियम यहाँ क्यों है, इसीलिए कि हीलियम इनके तरह एक नोबल गैस है, ये एक इनर्ट गैस है, ये किसी और के साथ मिलकर केमिकल कंपाउंड नहीं बनाता, इसीलिए इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखा गया है। ये 37th एलिमेंट है। पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट्स रह सकते हैं, ये 37th एलिमेंट हो गया। तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये सचमुच यहाँ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं रह पाता क्योंकि यहाँ जो रहेगा ये ग्रुप, सेकेंड ग्रुप का वैलेंसी होता है +2 और उसका वैलेंसी, हीलियम का वैलेंसी होता है 0। तो इसीलिए इसको यहाँ रखा गया है। दूसरा बात, एस ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक पहला पीरियड से शुरू होता है, पी ब्लॉक दूसरा पीरियड से शुरू होता है। तो इसलिए हम ये देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा शुरुआत होता है 1s2 के साथ, और पीरियड जब पी ब्लॉक आता है तो हमारा पी शुरू होता है 2 से, तो 2p6, 2p1 से 2p6। इसका मतलब क्या है, एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट को हम 1s1 कहेंगे, तो आखिरी एलिमेंट को 1s2 कहेंगे। तो ये रहा हाइड्रोजन के लिए, ये रहा हीलियम के लिए। इसके बाद हम जाएंगे दूसरा पीरियड के लिए। दूसरा पीरियड एस से शुरू होता है, तो पहला होता है 2s1 यानी लिथियम, नेक्स्ट होता है 2s2 यानी बेरिलियम, ये होता है दूसरा 2p। सो ये होता है 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। दूसरा पीरियड ख़त्म होने के बाद तीसरा पीरियड शुरू होता है, तो ये होगा
3s1, ये होगा 3s2। इसके आगे जो p शुरू होता है वो 3 से शुरू होगा, तो ये 2p1 से 2p6 तक थे, ये 3p1 से 3p6 तक रहे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ s, p, d और f, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के अंदर कैसे रखा गया है, कैसे अरेंज्ड हुए हैं। और ये सारे जो s, p, d और f, ये क्या होते हैं। इससे पहले हमने 4 सेल के बारे में हमने डिस्कस किए, k, l, m और n। क्या k, l, m, n में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, k में 2 रह सकते हैं, l में 8, m में 18 और n में 32। ये हमें ये आइडिया कहाँ से मिली, ये हॉर्न्स रूल से मिली। हॉर्न्स रूल के मुताबिक 2n² एलिमेंट्स रह सकते हैं। तो 2n² में n के जगह में 1 2 3 4 डालकर हमें 2, 8, 18 और 32 आते हैं। लेकिन k सेल में और l सेल में क्या अंतर है। k सेल एक सिंगल सेल है जिसमें सिर्फ एक टाइप का ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या अंतर है, ये आपका टीचर आपको पढ़ाए होंगे। और ऑर्बिट्स होते हैं जो कुल मिलाकर जितने सारे एलिमेंट्स, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, तो जो पहला हिस्सा में घूमते हैं उसको हम पीरियड कहते हैं, k सेल। और इसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह में जब घूमेंगे, एक सर्कुलर पाथ में या स्फेरिकल पाथ में जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक रास्ते में जा सकते हैं, एक कक्ष में जा सकते हैं। हमें पता है कि किसी सर्कुलर पाथ में 2 अलग अलग तरीका का रोटेशंस हो सकती है। एक होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि एक ही पाथ में, एक ही पथ पर 2 अलग अलग रोटेशंस हो सकती है। सो s इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल जो होते हैं, ये 2 अलग अलग टाइप का रोटेशंस दिखा सकते हैं। जैसे ये हम कह सकते हैं कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इसी पथ पर 2 अलग अलग रोटेशन हो सकती है, इसीलिए s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसका मतलब रहा k सेल में 2 रह सकते हैं और s ऑर्बिटल में 2 रह सकते हैं। इसका मतलब है k सेल सिर्फ s ऑर्बिटल को लेकर बनी हुई है। तो एक ही टाइप का सेल्स होते हैं k सेल में। k सेल में k सेल सिर्फ s ऑर्बिटल से बनी हुई है, एक ही। s में 2 रह सकते हैं। इसके आगे आता है l सेल। l सेल में कितने हैं, हमें पता है कि l सेल 2n², 2 × 2² = 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं। तो इसमें से हमें पता है कि s ऑर्बिटल 2 से भरा हुआ है, तो s ऑर्बिटल अगर 2 ले जाता है तो बाकी जो रहता है वो p ऑर्बिटल में आएंगे, वहाँ 6 रह सकते हैं। तो p ऑर्बिटल फिर क्या है, s और p में क्या अंतर है। s जो होता है इसे कहते हैं स्फीयरिकल, गोल गोल चीज़ है। एक सर्कुलर पाथ में जब घूमते हैं, किसी बिंदु के चारों ओर जब चीज़ें घूमते रहेंगे, वो स्फीयरिकल पाथ में घूमेंगे, वो स्फीयर बनाएगा। तो इसी स्फीयर को हम स्फीयरिकल ऑर्बिटल यानी s ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 रोटेशन संभव है, इसीलिए s में 2 रह सकते हैं। p क्या है, p होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितने हो सकते हैं, आप देखो, ये अगर 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, हमें पता है कि जो डिस्टेंस जो हम मेज़र करते हैं पीछे से आगे तक उसको x एक्सिस कहते हैं, बाएं से दाएं तक उसको y एक्सिस कहते हैं, नीचे से ऊपर हम z एक्सिस कहते हैं। किसी घर में ऐसे ही 3 जगह होती है, जो एक फ्रंट से बैक होता है, एक लेफ्ट से राइट होता है और एक बॉटम से टॉप होता है। तो ये तीनों एक्सिस होते हैं। हर एक्सिस में 2-2 लोब्स होते हैं। हमारा जैसे 2 कान होते हैं, ऐसे ही हर एक्सिस में 2 साइड्स होते हैं। तो ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ऐसे ही 6 लोब्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स
घूमेंगे तो इस तरह घूम सकते हैं। देखिए 6 अलग अलग लोब्स होते हैं, इनको लोब्स कहते हैं। तो इनके संख्या 6 होता है, इसीलिए एस में 2 रह सकते हैं और पी में 6 रह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये पहला 2 है 2px, ये होते हैं 2py, ये होते हैं 2pz, और इनमें 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, ऐसे ही 6 रह सकते हैं। इस तरह शॉर्ट में पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन का इसलिए रहते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर जो होते हैं एक्सिस, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं इसीलिए। तो हमें अब तक जो मिला ये इन्फॉर्मेशन है कि s ऑर्बिटल में 2, p ऑर्बिटल में 6 रह सकते हैं। ऐसे ही d ऑर्बिटल जो इसको d ब्लॉक कहते हैं, d में 10 रह सकते हैं, और f जो होता है इसमें 14 रह सकते हैं। क्योंकि ये बात क्लास 10 का सिलेबस का बाहर है तो आप लोग सुन तो चुके हैं, लेकिन इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार में 4 अगर और नंबर से हम लेते हैं 1, 3, 5 और 7, इनका दूना ले लो, इंटू 2 ले लो, तो ये हो गया 2, 6, 10 और 14। तो ये रहा S, ये रहा P, ये रहा D और ये रहा F। तो फिर KLMN कैसे आएगी? 1 को ले लो, बन जाएगा K, 2 ले लो, बनेगा L, 2 और 6, 2 और 6 मिलकर 8, 3 ले लो, ये बन जाएगा M, 2, 6 और 10, 10 और 6 और 2 मिलकर 18, और चारों ले लो, 2 और 6 8, 10 18 और 14, ये हो गया 32। तो चारों लेने पर हमें मिलेगा N 32। तो ये रहा एक शॉर्ट ट्रिप। यही ट्रिक से आपको पता चल जाएगा SPDF और KLMN में क्या संबंध है। तो अभी हम बात करेंगे पीरियड्स। तो मिल गया हमें, पीरियड्स होते हैं 7। इसमें एक पीरियड में 2 रहते हैं, पहला पीरियड में, दूसरा और तीसरा में 8 और 8 रहते हैं, चौथा और पांचवा में 18 के 36 रहते हैं, छठा और सातवां में 32 के 64 रहते हैं। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 64 और 36 मिलकर 100, 116 और 2 118। ये आपको याद रखना होगा कितने एलिमेंट्स कुल मिलाकर होते हैं पीरियड्स में। तो सबसे लंबा पीरियड 6 और 7, सबसे छोटा पीरियड पहला पीरियड है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पीरियड? द स्मॉलेस्ट पीरियड इज द फर्स्ट पीरियड कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड? जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे तब छठा को लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता था। अब तो 118 तक निकल गया है। लास्ट होता है OS और पहला होता है हाइड्रोजन। तो क्योंकि सारे मिल गए हैं, अभी ये 32 वाली छठा और सातवां ये लॉन्गेस्ट पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड्स के बारे में हमने बात की है। तो ये पीरियड्स में होता क्या है, आपको ये दिखा होगा कि 19, 20, 21, 22 ऐसे इस तरह एक एक करके बढ़ते हैं। जब एक एक करके बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ते रहेंगे। जैसे पोटेशियम, उसमें उसका एटॉमिक नंबर होता है, Z वैल्यू होता है 19। उसका मतलब क्या है? इसमें 19 प्रोटॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसका एटॉमिक मास नंबर 37 होगा तो 37 से 19 माइनस करने से हमें मिलेगा 18 न्यूट्रॉन्स। तो ये जो है P, E और N, पेन, ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदरूनी जो होते हैं उनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो होता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 19 प्रोटॉन वाली ये जो पोटेशियम है उसके आगे आता है कैल्शियम। कैल्शियम का Z वैल्यू होता है 20। इसका मतलब अगर पोटेशियम में 19 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज हो गया +1 × 19 + 19। अगर कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स हैं तो उनका चार्ज हो गया +1 × 19
+20। तो कैल्शियम का जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, 19 से 20 ज़्यादा होती है। इसीलिए जो कैल्शियम का पोटेशियम और कैल्शियम में जो खिंचाव, जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा कैल्शियम में, तो इलेक्ट्रॉन को ये और ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा। ये जितने खींचेगा ये उससे ज़्यादा खींचेगा, तो अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा, इसीलिए ये साइज छोटा हो जाएगा। तो जितना बढ़ता रहेगा लेफ़्ट से राइट हम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ इसको, इसमें जो खिंचाव, जो दबाव, ये प्रेशर ये बढ़ाएगा। इसीलिए ये धीरे धीरे खींचा होकर ये छोटे होते रहेंगे, तो सिकुड़ जाएंगे। तो इसीलिए जब न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता रहता है तो एटम का साइज धीरे धीरे छोटा पड़ता रहता है। तो अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इसका ट्रेंड क्या होगा, लेफ़्ट से राइट जाने पर वो एटम्स धीरे धीरे छोटे होते रहेंगे। तो एटम साइज ऑफ द एटम, एटम का रेडियस, एटम का साइज वो बाएं से दाएं की ओर जाने पर धीरे धीरे छोटा होता है। जितना छोटा है उतना उस्ताद होता है, उतना डेंजरस होता है। और सबसे छोटा जैसे फ्लोरीन, ये सबसे पावरफुल होती है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो फ्लोरीन से क्लोरीन बड़ा होता है, क्लोरीन से ब्रोमीन और बड़ा होता है, ब्रोमीन से आयोडीन उससे भी बड़ा होता है, उससे ज़्यादा होता है एस्टाटाइन। ये 8 बढ़ता है, यहाँ 18 बढ़ता है, ये 35 का है। यहाँ ये होता है 53 क्योंकि 18 बढ़ता है। यहाँ होता है 53 और 32 85, और यहाँ होता है ये होता है 117, तो 117। तो ये देखिए जब ये बढ़ता रहता है तो कितना भारी बढ़त होता है। इससे ये बढ़त कैसे होता है, क्योंकि यहाँ ये था दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड। तो दूसरा और तीसरा पीरियड में क्या होता है कि पहला में एक सेल्स होता है, ये के है। दूसरा में एक एल सेल आता है जहाँ एस और पी होते हैं, के में सिर्फ एस होता है। और तीसरा जो आता है ये पहला के, ये फर्स्ट एल, ये सेकेंड एल, तो इसमें भी एस और पी होती है। उसके आगे जो आएगा उसमें एस पी और डी होगा, इसलिए तो 18 होगा। ऐसे ही 2 होंगे एस पी डी वाले। तो हर जो हम जब ऊपर से नीचे ओर जाते हैं तो कभी कभी एक ऑर्बिटल बढ़ता है या एक सेल बढ़ जाता है, धीरे धीरे सेल बढ़ता रहता है। तो सेल का बढ़ने के कारण ये सारे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं। और इनसे हमें पता है कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो एटम का साइज भारी, इसमें एक भारी बढ़त होता है, तो एटम का जो रेडियस वो बढ़ता रहता है। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड और ये वर्टिकल ट्रेंड एटम के साइज के बारे में। लेफ़्ट से राइट जाने पर वो सिकुड़ता है, छोटा होता रहता है, ऊपर से नीचे जाने पर वो बढ़ता रहता है। इसीलिए इसका रिएक्टिविटी घटता है। रिएक्टिविटी के बारे में एक उदाहरण देता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों को हम हालोजन कहते हैं। ये हालोजन फैमिली, आप लोग हालोजन बल्ब देखे होंगे, हालोजन का लैंप देखे होंगे जो येलोइश कलर का होता है। तो हालोजेंस जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इसमें से फ्लोरीन सबसे छोटा है। और आपको पता है छोटा सांप बहुत बड़ा डेंजरस होता है। तो अगर अंधेरा भी है, घर में अंधेरा है, किसी भी चीज़ आप ले लो, किसी भी मेटल ले लो और फ्लोरीन को जोड़ दो, ये सीधा जुड़ जाएगी। मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर देयर केमिकल कॉम्बिनेशन। ये अंधेरा में जुड़ जाता है, बिल्कुल अंधेरा में। अगर क्लोरीन हम लेते हैं तो ये अंधेरा में जोड़ नहीं पाता, लेकिन ट्विलाइट में जोड़ सकता है। जब सूरज आने से पहले जो लाइट होता है, जितना कम लाइट होता है उतना लाइट में भी ये जोड़ सकता है और ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। अगर ब्रोमीन हम डालें तो ये ट्विलाइट में जोड़ नहीं सकते। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा सूरज पड़ने का, सूरज का उठने का आपको इंतज़ार रहेगा। और सूरज का लाइट में, सनलाइट में ये जुड़ सकता है कैल्शियम ब्रोमाइड बनाने के लिए। और जो आयोडीन होती है, आयोडीन ना अंधेरा में होता है, ना ट्विलाइट में, ना सूरज की रोशनी में। ये चाहता है कि आप मेरे को बिल्कुल हीट करो। अगर कैल्शियम के साथ आयोडीन डालते हैं और हम हीट करते हैं
तभी बनेगा CaI2। मतलब दोपहर की धूप में भी ये जुड़ेगा नहीं। इसलिए हम ये देखते हैं कि ये सबसे पावरफुल है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, मतलब इनका पावर घटता रहता है। ये इसका वजह भी वही है, एडिशन ऑफ सेल्स, यानी साइज बढ़ता रहना। तो हमें पता चला कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाहिने जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कम बढ़ने के कारण, थोड़ी थोड़ी बढ़ने के कारण ये जो प्रभाव देता है, ये जो असर डालता है, ऊपर से नीचे आने पर ये असर कोई दूसरा होता है। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि ये चारों ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इनका प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस टाइप का प्रॉपर्टी होते हैं। ये प्रॉपर्टीज पहले एस ब्लॉक में जो होते हैं उनको कहते हैं अल्काली मेटल्स। आगे जाकर आप पढ़ोगे कि ये अल्कालाइन मेटल्स है, ये अल्कालाइन अर्थ मेटल्स है, लेकिन 10th क्लास के लिए ये नहीं है, तो इनको आप अल्काली मेटल्स बता सकते हो। इसमें से सबसे अच्छा बेसिस, अच्छा क्षार ये निकले हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड संसार में सबसे पावरफुल बेसिस में से 2 हैं। तो ये आते हैं सोडियम और पोटेशियम में से। संसार में सबसे हल्का मेटल जो होता है लिथियम होता है। संसार में सबसे हल्का गैस जो होता है हाइड्रोजन होता है। तो ये एक भरमार है लाइटर एलिमेंट्स के लिए। इस तरह पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं ये तीनों टाइप का होते हैं। इसमें मेटल्स भी हैं, बीच में मेटालॉइड्स हैं और आखिर में नॉन मेटल्स हैं। ये इस तरह हैं। तो यहाँ इस तरफ ये जो येलोइश कलर आप देख रहे हो, इस तरफ जितने सारे हैं ये मेटल्स हैं, और इसके पली तरफ जो होते हैं ये सारे होते हैं नॉन मेटल्स, और बीच वाला जो येलोइश कलर में है ये होते हैं मेटालॉइड्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये दोनों का गुण जिसमें भरा हुआ है और हाइब्रिड टाइप का नेचर जो है, ये होते हैं नॉन मेटालॉइड्स। और मेटालॉइड्स से तो ऊपर से नीचे हम जब जाते हैं तो ये नॉन मेटल्स है, ये मेटालॉइड्स है और ये मेटल है। इसका मतलब क्या रहा कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटता रहता है और मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता रहता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर का बढ़त होता है। तो इसका धातव गुण जो है, मेटालिक कैरेक्टर जो है, वो बढ़ता रहता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, हमारा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता रहता है। और मेटालॉइड्स मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहने के वजह से ये दोनों का गुण लेते हैं। जैसे आपको पता है कि टीन जो है SN, ये एक ऐसा मेटल है जो बहुत हल्का है और आप इसको तोड़ सकते हो, लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सारे भारी धातु होते हैं। तो डी ब्लॉक, इसे डी ब्लॉक कहते हैं, जो 10 गुणा 4 यानी जो 40 एलिमेंट्स होते हैं, ये 40 एलिमेंट्स जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिट पर है। यहाँ एस कैरेक्टर है अल्कालाइन, यहाँ सारे एसिड बनते हैं। ये मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक आता है, क्योंकि यहाँ ये जो तीसरा पीरियड है, यहाँ जो ख़त्म होता है ये 3p6 में ख़त्म होता है। उसके आगे ये चौथा पीरियड शुरू होता है, इसलिए 4s1 और 4s2 तक आ जाता है। उसके आगे 4p होनी चाहिए यहाँ, लेकिन 4p यहाँ है। बीच में आते हैं डीज, क्योंकि s1 से शुरू हुआ, p 2 से शुरू होता है, इसलिए d 3 से और f 4 से शुरू होगा। s में 2 रह सकते हैं, p में 6 रह सकते हैं, d में 10 और f में 14। तो इसीलिए ये जो आइटम स्कैंडियम, ये होता है 3d1 और यहाँ होता है 3d10। आपको आपका सिलेबस में 3d1 से 3d10 यही 30 एलिमेंट में से जो आखिर 10 एलिमेंट्स हैं। तो ये 3d1 आता है, 3d1 यहाँ है 3d1 और यहाँ होता है 3d10। तो 3d1 से 3d10 से पहले आता है आपका
4s2, तो 4s2 3d1 से 10 1 से 10 और 4p6, तो चारवां पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड में एस और पी के बीच में घुस गया डी, वो तीसरा डी 3d, लेकिन वो 4p के पहले 4p से पहले आ गया, इसलिए क्योंकि ये ट्रांजिट में रहा, दो चीज़ के बीच में रहा, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ये सारे मेटल्स जो होते हैं, 40 मेटल्स जो होते हैं, ये सारे ओर्स हैं, ये सारे खन से मिलते हैं। दे आर माइनिंग करके हम इसको निकालते हैं। तो ये सारे जो 40 आइटम्स हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जो 8, 9 और 10, 8th, 9th और 10th ये ग्रुप में, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये सारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तीन में जो है, इनको मिलाकर एक ग्रुप बना देते हैं, इसको कहते हैं 8, ग्रुप 8। ये ग्रुप 8 जो होता है, ये इसका मतलब है 3 पीरियड में, 3 ब्लॉक में, 3 ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये सारे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरी मैग्नेटिक, ये सारे बात आपको 12th में मिलेगा। तो 12th के कोर्स में है, इसीलिए आपको इतना ध्यान रखना है, ये सारे एक ग्रुप में होते हैं, इसीलिए कि इनका चुंबकीय गुण है, इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो अब तक हमें मिला कि एस ब्लॉक में 2 × 7, पी ब्लॉक में 6 × 6 और डी ब्लॉक में 10 × 4, इस तरह 40, 36 और 14 मिलकर 90 एलिमेंट्स रह गए। तो बाकी बचे 28 एलिमेंट्स, ये होते हैं एफ ब्लॉक में। इसमें 2 × 14 28 जो होते हैं, ये 28 एलिमेंट्स जो होते हैं, इनको ए ब्लॉक में रखा गया। और ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, इनको कहते हैं रेयर अर्थ्स। क्यों? क्योंकि अर्थ में ये बहुत रेयर है, वो बहुत सारा मिलते नहीं, हर देश में ये मिलते नहीं। अफ़गानिस्तान में कुछ मिलता है, कुछ अमेरिका में मिलता है, जो इंडिया में नहीं मिलता। यूरेनियम हमें प्राप्त नहीं है, इसलिए हमें निर्भर है कि किसी पड़ोस देश हमें यूरेनियम दे, ताकि हमारा एटॉमिक प्रोग्राम्स चले, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चले। तो ये सारे जो जैसे सेजियम, जैसे थोरियम, और यहाँ होता है यूरेनियम 92, यूरेनियम 92, 238, ये होता है इस तरह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये जो ए ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि किसी और ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते। यहाँ जो रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कोबाल्ट 60 ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो लेड जो होता है यहाँ, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो हर ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिससे अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलते हैं, जो एटॉमिक रिएक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्टिविटी दिखाते हैं, न्यूक्लियर रेज आते हैं। तो ये रहा हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जो सबसे आखिर में जो अवतार आया, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल के नाम में कहा गया। तो ये पीरियड में, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमें पीरियड वाइज कुछ डाटा मिलते हैं, ग्रुप वाइज और कुछ मिलता है, और जनरल ट्रेंड्स होते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी एक फैमिली में बराबर होती है। सारे हालोजेंस जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनमें कुछ साम्य है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। ऐसे ही किसी भी फैमिली में, जैसे ये फैमिली का वैलेंसी होता है 0, इसका ग्रुप 18 में जिसका वैलेंसी होता है 0 की लेफ्ट साइड में, आपको पता है नंबर लाइन में 0 का लेफ्ट में होता है -1, तो इनका वैलेंसी -1 है। इससे पहले आता है -2, तो इनका वैलेंसी -2 है। ये भी -3 है, ये भी -4 है, लेकिन यहाँ 4 से पहले माइनस बढ़ता नहीं। ऐसे ही ये ग्रुप 1 है, इसका वैलेंसी +1 है। ये ग्रुप 2 है, इसका वैलेंसी +2 है। ये ग्रुप 3, ये जो ग्रुप आता है यहाँ ग्रुप 13, यहाँ अगर हम काउंटिंग करें तो ये 1, ये 2, ये 3, इसका वैलेंसी +3, इसका वैलेंसी +4, इसका +5, इसका +6, इसका +7 और इसका 0। तो ये
कैलकुलेट हम कैसे करें, तो किसी ग्रुप को एस और पी का ये सीरियल नंबर में ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सीधा लिख दो। 8 को छोड़कर बाकी पहला सारे प्लस के साथ जोड़ दो 7 तक। 8वां जो होता है ये 0 होता है। और हर एलिमेंट जो +4 के बाद जितने होते हैं +5 +6 और +7, इससे 8 माइनस करो, यहाँ आएगा -4 -3 -2 और -1, ये हो जाएगा इनके वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने का कोई आसान तरीका होता है, तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल में हमें क्या याद रहना ज़रूरी है, हमें थोड़ा सा समरी कर लेना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होते हैं। 1, इसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी और एफ। कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। एक में 2 एलिमेंट्स, 2 और 3 में 8 एलिमेंट्स, 4 और 5 में 18 एलिमेंट्स का, और 6 और 7 में 32 का एलिमेंट्स है। इसलिए इसको के सेल, इसको एल सेल, इसको एम सेल और इसको एन सेल कहते हैं। तो इसके आगे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक जो होता है वो अल्कालाइन मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक जो होता है उसमें मेटल्स, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स भरा हुआ है। और डी ब्लॉक में क्या होता है, सारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ए ब्लॉक में क्या होता है, सारे रेयर अर्थ्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। उसके आगे जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम सिकुड़ता रहता है, छोटा होता रहता है, इसलिए साइज छोटा होता रहता है, इसलिए उसका रिएक्टिविटी बढ़ता रहता है। और जब ऊपर से नीचे आता है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। आपका पेट जब भारी होता है आप दौड़ नहीं सकते, इसलिए साइज जब बढ़ते हैं उसका रिएक्टिविटी घटता है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस आज वी गो डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप, पीरियड, इनके साथ रिएक्टिविटी होता है। और लेफ़्ट से जब राइट जाते हो तो आप देखोगे कि मेटल्स लेफ़्ट साइड में होते हैं, वो बेसेस वो बनाते हैं, और राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं और वो एसिड्स बनाते हैं। सारे मेटल्स बेसेस बनाते हैं, सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ जुड़ने पर एसिड बन जाते हैं, सारे मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ जुड़ने पर बेसेस बन जाते हैं। संसार में ज़्यादा मेटल्स होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसेस हैं और कम एसिड्स हैं। और इसके आगे आपको जो पीरियोडिक टेबल का जो बाकी जो हिस्सा है वो क्लास 11 और 12 के लिए है। तो अगला पीरियड में आपको अगर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो अगला पीरियड में इस क्लास में आ जाओ, तो आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में और क्या क्या चीज़ें हैं। अगला पीरियड में हम उसका ध्यान रखेंगे कि ये पीरियड आपको जो जितने सारे सवाल है, जितने डाउट्स है उसको क्लियर करे और आगे जाकर आपको कॉलेज एजुकेशन भी आसान हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर माई चैनल सुभाष सर्स क्लासेस, एंड टिल वी मीट, बाय।